पहले भी बच्चों को बताई है, कहानी सुनाई है। मेरे अपने ख़ानदान ने इसको भुगता हुआ है। आप लोगों ने सुनी भी है सारों ने या नहीं सुनी? मैं दोबारा फिर सुना? नहीं सुनी नहीं। अच्छा, मैंने इतनी बार तो सुनाई भी है पहले। हमने, मेरे दादा अबू हमें ये कहानी, मैं तो उनसे मिला नहीं, फौत हो गए वो चौधरी फिरोज़ खान मेरे से बहुत पहले, लेकिन मेरी पैदाइश से शायद 20 साल पहले फौत हो गए। लेकिन वो जो मेरे बड़े कज़न्स हैं, बड़े ताया अबू के बच्चे और सारे, उन्हें वो सुनाते थे, अपने बेटों को सुनाते थे। एक तस्वीर उनके पास थी उस ज़माने की जिसमें वो मज़दूरी कहीं कर रहे हैं अंग्रेज़ों के साथ, कोई वो पिक्चर थी उनके पास। वो जब उनके पांचों बेटे जीसी से पढ़ गए और बड़े बड़े अफसर लगे तो वो कहते होते थे कि ये तस्वीर पास रखना और ये याद रखना कि अगर ये वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, कभी जुल्म ना करना। वो तस्वीर अभी भी मेरे कज़न एक के पास है, बड़ी पुरानी, उस ज़माने के कैमरों की, जो बड़ी बुरी हालात में, शायद रेलवे स्टेशन पे पता नहीं वो पंखा चल, क्या करें अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ बैठे हुए डांगरी पहन के, बहुत पुरानी तस्वीर। वो कहते थे कि ये याद रखना कि अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे दादा 7वीं नस्ल थे। मेरे दादा से 7 नस्लें पीछे जो मेरे परदादा, जो भी उन्हें कह लें, थे, उनसे एक जुल्म हो गया। बकौल दादा के बड़े जालिम थे। वो इलाके के चौधरी थे, बड़े थे, जिम्मेदार थे, जो भी थे। इस किस्म का जुल्म था कि अगर उनके घर यानी 7 जनरेशन पीछे आप जाएं तो ये तकरीबन 1700 कुछ अर्ली बनेगा कि जो अगर उनकी हवेली में सरसों का दिया जलता है तो फिर उस कस्बे में, उस गांव में किसी और के नहीं जल सकता था। उनके घर में गेहूं या गंदुम की रोटी पकती थी तो कोई और उस कस्बे में गंदुम की रोटी नहीं खा सकता था, वो जौ खाएंगे। सख्त जालिम किस्म का ज़मींदार, कोतवाल, जो भी आप कह लें, और बहुत बड़ी हवेली थी और बहुत पैसा था। और वो अशरफियाँ उस ज़माने में शायद होती थी, वो उनके पास इतनी थी कि वो उन्होंने उस हवेली में देगें जो लोहे की होती हैं वो ज़मीन में दबाई होती थी, और वो एक देग अशरफियों से भर जाती थी तो फिर दूसरी होती थी, फिर तीसरी होती थी, कोई इस तरह देगें भी उनकी अशरफियों की थी। और वैसे भी इंतहाई जालिम किस्म के ज़मींदार थे। वैसे हम पीछे कुतुबशाही फुकर हैं, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और कुतुब शाह और हज़रत अली तक सिलसिला जाता है। मैं इस पे बात नहीं करता होता, मुझे शर्म आती है इस बात पे, मुझे नहीं पता, एम ही कहता रहूँ। करतूत ऐसी नहीं है तो बंदा इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन ये साहब बहुत सख्त है। तो एक दिन कोई उनका मज़ारा या जो उनका नौकर था, यंग लड़का था, उस लड़के का बाप बूढ़ा था और वो उससे काम नहीं होता था। तो वो बाप इनके पास आया कि आप ये मेरे छोटे बेटे को रख ले और बड़े वाला मेरा काम कर दिया करे, क्योंकि मैं कर ही कुछ नहीं सकता। तो छोटा बेटा था उसका, कोई 10-12 साल का, तो ये आपके साथ काम करेगा। उन्होंने इनकार कर दिया। तो वो बड़े बेटे ने, वो उनके चौधरी साहब के सामने अकड़ गया वो कि मैं काम करता ही नहीं हूँ। तो उस ज़माने में वो लकड़ी के खंबे होते थे, वो लकड़ी के खंबे के साथ बांध के तो उसको हंटर या जो भी चीज़ थी उससे वो मार रहे थे। उसे बांधा हुआ था और वो मारी जा रहे थे चौधरी साहब। और वो बाप बूढ़ा जो उस लड़के का था और छोटा भाई, वो उनके मिन्नते तरले माफिया मांग रहे थे, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि वो लड़का अकड़ा हुआ था। वो कहता मैं नहीं करूँगा काम, मार लो तुम मुझे। उस दौरान एक नंगा फ़कीर, तसव्वुफ में नंगे फ़कीर की टर्म यूज़ होती है, बहरहाल आप ऐसे ही समझ लें कि अलफ-लीला नंगा था। तो वो नंगा फ़कीर को सैयद वो वहाँ आ गया। वो कुछ देर ये तमाशा देखता रहा तो उसने उन्हें कहा कि इसको छोड़ दो और छोटे को रख लो। उन्होंने कोई छांटा उसको भी मार दिया। ये कह दिया अपने काम करूँगा। वो चौधरी साहब थे, लैंडलॉर्ड। बहरहाल उन्होंने उस लड़के को इतना मारा कि वो मर गया। जब वो मर गया तो वो फ़कीर वहीं पास कहीं था, या वो आया
वो देखता रहा कुछ देर, वो बाप रो रहा था उसके साथ, गले लग के बच्चे को अपने को लाश उठा रहा था, वो छोटा बच्चा पास खड़ा था। इनका जो हवेली थी हमारी वो ऊंचे एक, उसे टिब्बा गांव में कहते हैं, या ऊंची जगह पे थी, बाकी गांव नीचा था। ये अभी नारोवाल से लोग आए हुए थे, उसके साथ जफरवाल है और उधर छोटा सा गांव खोखरा चक खोखरी, वहां था ये। वो फकीर ने इन्हें कहा, वो लैंग्वेज तो मुझे अब नहीं आती, जो मैंने सुना है, मेरी आपा दो थी, उन्होंने सुनाया, आपा मुमताज, आपा कनीज और मेरी ताई अमन रशीदा, उन्होंने ये स्टोरी मुझे सुनाई। उसने कहा कि क्या फायदा हुआ तुम्हें, ये ना तुम्हारे काम का रहा ना उसके काम का, बूढ़े के काम का रहा। तुम्हें कहा था कि इसको छोड़ दो, इसको बूढ़े के काम का रहने देते, अब ये ना तेरे काम का ना बूढ़े के काम का। वो अब गुस्से में खड़े, बंदा बच्चा मार के होगा, उसकी जागीर थी ये जो भी था। उन्होंने दोबारा कहा ये बूढ़ा अब क्या करेगा। वो फकीर ने जब ये कहा तो उसे कहने लगे कि वो उसके पास छोटा है ना। अब ये जो चौधरी साहब थे, इनके 5 बेटे थे, जो मेरे दादा के जो होंगे 5 बेटे थे। वो फकीर ने भी इसी तरह कहा, उसने कहा तेरे लिए भी छोटा काफी है, फिर तेरे लिए भी छोटा काफी है, अगर उसके लिए काफी है। वो तो चला गया। उसी रात वो 7 नाला डेक उसे कहते हैं, कश्मीर के पहाड़ों से एकदम फ्लैश फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड आया और वो हवेली बहा के ले गया। उसी रात वो हवेली बहा के ले गया और वो हवेली जड़ों से उखड़ गई। वो देगे, वो सियालकोट के, मैं बताता होता हूँ कि जो लोकल टप्पे गाते हैं ना, उनमें वो उस वाक़े के गाने भी बने हुए हैं कि देगा छन छन कर दिया जांदियाँ, तो ये वो बड़ा मशहूर वाक़या है उधर का। देगे शेगे चले गई, दरख्त पे चढ़ के एक चौधरी साहब ने जान बचाई और एक छोटे बेटे ने, और उनके सामने सब कुछ लुट गया और 4 बेटे भी गए। सैलाब होता है, सैलाब खत्म हुआ तो चौधरी साहब के पास कोई सबूत नहीं, खुद भी बहुत बूढ़े थे जैसे भी थे, और वो एक लड़का। जमीन जायदाद जिसकी हथे चढ़ी चढ़ी। उस गांव में किसी के साथ अच्छा तो किया नहीं हुआ था, गुर्बत आ गई। हुआ क्या कि अगली 7 नस्लें, बेटियां जितनी मर्जी पैदा होती थी, वो जो एक लड़का बचा, जब उसकी शादी हुई और फिर आगे एक बड़ा बेटा होता था, बीच में बेटियां या गैप होती थी, फिर एक छोटा बेटा होता था। सिर्फ 2 बेटे पैदा होते थे, 7 नस्लें, और मेरे दादा 7वीं नस्ल थे। जब वो बड़ा बेटा 21, 22, 24, 25 साल की उम्र में आता था, जवानी में आता था, बाप जाहिर बात है उस पर मेहनत करता था, उसको उस जमाने के मुताबिक कोई हुनर या पढ़ाई लिखाई या जो भी करता था। छोटा भी 8-10 साल का होता था, बड़ा 21-22, वही खेल। वो अजीबोगरीब बुखार आता था या बीमारी होती थी और वो बच्चा बड़े वाला मर जाता था किसी ना किसी हादसे में, किसी ना किसी वजह से। अमूमन वो बुखार होता था, बड़ा बुखार, और वो मर जाता था। और पूरे इलाके में ये मशहूर हो गया हमारे घर के बारे में कि हम कर्स्ड हैं, हमने बददुआ ली हुई है, क्योंकि ये एक नस्ल नहीं हुआ, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, 5वीं नस्ल। हम जो बहुत शजरे वाले थे, हम जो खानदान में, बरादरी में बहुत बड़ा घर थे, ना शजरे की खबर रही ना अपनी रही, गुर्बत इंतहाई आ गई। मेरे दादा 7वीं नस्ल पे आ गए, और ये मकाफात अमल पे 7वीं पे आके भी अगर जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आई होती है उसी का टेस्ट असल में आ रहा होता है, अगर वो आप ना पूरा करें तो 7वीं नस्ल के बाद वो नस्ल ख़त्म कर दी जाती है। ये अजीब खेल है, ये रूहानियत की ज़ुबान है, ये पागलों की ज़ुबान है। ये आप लोगों को समझ आए या ना आए, मैं मुल्ला से नहीं बहस कर रहा, लेकिन ये हमारी तन बीती है, ये हमारी जग बीती है, हमारे पे गुजरी हुई है। 7वीं नस्ल पे आके मेरे दादा, कहते मैं 10-12 साल का था, ये हाथ पाँव के बहुत मजबूत थे, और बड़ा भाई जो था वो बड़ा कमज़ोर, और उसके पढ़ने का बहुत शौक़ था उन्हें। मेरे पास ताया का लेटर पढ़ा, मैं कल पढ़ रहा था, रो रहा था, उसमें उन्होंने ये वाक़या इस तरह लिखा हुआ है, कुछ नरेशन की हुई है, कैसे कैसे हालात से वो गुजरे।
पहले तो छोटा भाई बड़े भाई को ले गया, बड़ी बहन कहीं ब्याही हुई थी, तारागढ़ इंडिया में कोई जगह है अमृतसर, तो वहाँ चलते हैं, यहाँ से जो बीमारी लगती है वो आपको लगे ही ना बड़े भाई को। वहाँ गए तो जाहिर बात है वो बहन का ससुराल था, भाइयों की वहाँ क्या, वहाँ भी मजदूरी करनी थी, पढ़ाई तो नहीं किसी ने करनी थी। तो वो उन्होंने नरेशन थोड़ी सी वो खत में लिखी हुई है कि अब्बा जी ने, वो मेरे एक ताया के बेटे थे, वो जज बने जब, तो ताया जी ने उन्हें खत लिखा, यानी उनके चचा ने उन्हें खत लिखा भतीजे को कि तुम जज तो बन गए हो लेकिन ये बातें याद रखनी है, तुम जज किसी। वो खत की कॉपी मुझे भी मिली। उसमें उन्होंने वो वाकया भी लिखा हुआ है। क्योंकि थे तो राजपूत आकड़ खां, तो बहन के घर चले तो गए, शायद वहां पे उन्हें रहना या वो लोगों ने उन्हें रहना पसंद नहीं किया या क्या किया। ये दोनों बच्चे, दादा 12 साल 14 साल के और बड़े भाई जरा बड़े। तो ताया ने खत लिखा हुआ है कि हम दोनों भाइयों का वो सफर मुझे याद है, हमारे पास किराए के पैसे नहीं थे और हमने किसी तरह अमृतसर या लाहौर पहुंचना था। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वहां जाके मैं मजदूरी करूंगा और भाई को पढ़ाऊंगा भी, और अगर ये बीमार होगा तो इसका इलाज कराऊंगा। छोटे का ये ख्याल था। बड़े भाई जिस्मानी तौर पे बहुत कमजोर भी थे, लेकिन बकौल दादाजी के बड़े प्यारे और गोरे थे, क्योंकि दादाजी खुद मैंने सुना सांवले या काले थे, लेकिन बकौल उनके कि वो बड़े गोरे थे या बड़े हसीन थे, उनको अपने भाई से बड़ा प्यार था या जो भी था। तो अब ये छोटा भाई बड़े भाई का बस्ता भी उठाता था, उनकी किताबें साथ साथ है कि उन्हें पढ़ने का शौक है। उनके पास पूरे कपड़े थे और इनके पास सिर्फ एक लंगोटी थी, उसमें ये मजदूरी भी करते थे। कहीं भी कोई जगह अड्डा छोटा आता था तो वहाँ कोई भी मजदूरी ढूंढ के, कुछ पैसे ढूंढ के फिर खाना, और बड़े भाई को लाके। एहतराम का ये हाल था। ये उन्होंने अपने बेटों को सिखाई बात कि मैं अपने बड़े भाई को, कि उसने पढ़ना है और उसने रेस्ट करना है, और वो नीचे ना बैठे, उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ पे दाखला मिल जाए, हम पहुंच जाए तो उसके कपड़े ना गंदे हो। तो मैं अपनी लंगोटी खोल के नीचे बिछाता था और उस पे भाई साहब को बिठाता। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, लेकिन मैंने जब ये बातें पढ़ी हैं, खुद भी ये जब भी पढ़ी हैं, मेरे लिए बड़ी पेनफुल भी होती है कि हम लोग तो बड़ी नाज़ो नाम में पले हैं। रास्ते में किसी औरत ने उनसे मजदूरी करवाई, कोई काम करवाया, इन्होंने पैसे मांगे, वो शायद कम दे रही थी, इसने बहस की, उसने कुत्ता छोड़ दिया, उसने इन्हें काट लिया। फिर वो बड़ा भाई ने उठा के फिरता रहा बेचारा, उस पे वो सारी जिंदगी बड़े शर्मिंदा रहे कि मेरे बड़े भाई ने मुझे उठाया। खैर, उसी इलाके में कोई सिख खातून थी, रात को उन्होंने इन दोनों बच्चों को पनाह दी, इनकी मरहम पट्टी की, कोई कपड़ा जला के उस जमाने में लगाते थे जहाँ कुत्ते ने काटा हुआ था, वो कोई राख उसमें भरती रही, जो उन्होंने खत में लिखा, बताया, दादा ने सुनाया ताया को। एनीवेज वो जख्म इनका हील हो गया या जो भी था। तो कोई रेलवे लाइन बन रही थी, पटरी पता नहीं कहाँ से, मुझे वहाँ पे मजदूरी कर ली इन्होंने ठेकेदार के साथ। ये डील की कि मैं डबल शिफ्ट करूंगा, भाई नहीं करेगा। तो ये वो पटरी पे रोड़ी शोड़ी डालते थे, पता नहीं डबल शिफ्ट में काम करते थे, पैसे लेते थे। वो पैसे जमा करके को 8 आने उस ज़माने के 6 माह की मजदूरी से जमा कर लिए। फिर उस ट्रेन जब चली तो उस पे ये दोनों लाहौर रेलवे स्टेशन आए ज़िंदगी में पहली बार। और रेलवे स्टेशन पे जब उतरे
तो वहाँ पे दादा कहते हैं कि मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी जो निक्कर कोई मुझे एक अंग्रेज़ ने दे दी थी, डांगरी, कुछ डांगरी उसे कहते थे, निक्कर थी, बरमूदा शॉर्ट होगी उस ज़माने की जो भी, तो वो मैंने पहनी हुई थी, उसमें मेरी वो थी अठन्नी, वो किसी ने सोते में ट्रेन में ये सो गए, निकाल ली। अब ये लाहौर रेलवे स्टेशन पे रो रहे हैं कि मैंने भाई का इलाज किया, और भाई को बुखार होना शुरू हो गया। दादा हालांकि पढ़े लिखे उस वक़्त नहीं थे, वो कहते हैं कि मेरे जहन में ये सोच थी कि ये मेरे बाप, ये जो कहते हैं बद्दुआ है 7 नस्लों से आती है, ये ना कोई बीमारी है जो यहाँ के हकीमों को समझ नहीं आती। तो मैं लाहौर में अंग्रेज़ आया है और सुना है कि बड़ा अच्छा अस्पताल है, कुछ है, तो कहते हैं कि मैं तो इस चक्कर में था, जो सुनी सुनाई बातें थी। अब रेलवे स्टेशन पे वो रोना शुरू हो गए, कहीं खड़े दोनों बच्चे। वहाँ कोई साहब थे, मुसलमानों का एक स्कूल था शेरावाला गेट पे, मुस्लिम हाई स्कूल, उसके हेडमास्टर उस ज़माने में वो थे, बकौल दादा के, उन्होंने तुर्रे वाली कैप वो पहनी हुई थी, पगड़ी और एचकन, और वो किसी मुसाफिर को अपने किसी को छोड़ने रेलवे स्टेशन आए हुए थे। और दादा कहते हैं कि मेरे ख्याल में इतना बड़ा मैंने रेलवे स्टेशन, मेरे ख्याल में यही लाहौर था। तो मैं यही सोच रहा था इतना बड़ा लाहौर है, रेलवे स्टेशन था, और इसमें ट्रेनें ही चलती हैं तो अस्पताल कहाँ है, साथ ये सोचता था, और इतनी दुनिया है। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने इनसे पूछा कि क्या बात है, इन्होंने सारी बात बताई। वो कोई बड़ा आदमी था, कोई अल्लाह का बंदा था, जो भी हेडमास्टर साहब थे, जो मुझे आज समझ आती है। उन्होंने इनकी सारी बात सुन के इन्हें कहा कि मैं तुम्हारे भाई का इलाज कराऊंगा, एक शर्त पे, तुम दोनों मेरे घर चलोगे, वहाँ रहोगे, और तुम मेरे घर का काम करना शाम को, लेकिन सुबह तुम्हें मेरे स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, तुम तालीम हासिल करोगे। दादा को कहा, इन्होंने कहा जी मुझे शौक नहीं है, मेरे भाई को शौक है, इसकी किताबें, इसको आप पढ़ाए। इन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम पढ़ोगे ना तो फिर मैं इसका इलाज कराऊंगा। इन्होंने शर्त मान ली, उनके घर चले गए। कहते हैं कि अगले दिन उन्होंने उन्हें म्यो हॉस्पिटल दाखिल कराया। उस ज़माने में म्यो हॉस्पिटल बन गया था 1800s में कहीं। तो कहते हैं कि मैं वो बड़ा हैरान कि इतना बड़ा अस्पताल, फिर वहाँ अंग्रेज़ डॉक्टर भी था, वो उन्होंने कुछ चेक चुक किया, उन्होंने मेरे भाई को दाखिल कर लिया। इधर से पढ़ाई भी शुरू हो गई इनकी, लेकिन इनके भाई कुछ अरसे बाद फौत हो गए, उसी बीमारी में, नहीं पता चला, जो भी, वो फौत हो गए। दादा कहते हैं मुझे इतना प्यार उन हेडमास्टर साहब से हो गया कि मैं उन्हीं के साथ रहता था, पढ़ता था। उस ज़माने में मैट्रिक या वर्नैकुलर का कोई एग्ज़ाम होता था, इन्होंने वो पास किया, मिडल शायद होता था या मैट्रिक। आर्मी में कमीशन मिल गया, कोई पेशावर अफ़गानिस्तान की साइड पे ये लड़ रहे थे, या जो भी था। वो ट्रेनिंग उस ज़माने में पता नहीं काकूल होती थी कि नहीं होती थी, आई डोंट नो, आप लोगों को पता होगा, लेकिन उसी साइड पे कहीं ट्रेनिंग पे गए। ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो इन लोगों को कहते हैं एक जिस्त या टीन का बैग मिला, उसमें वर्दी थी, पता नहीं क्या। तो इन लोगों को कहा गया कि आप सब लोग 1 महीने के लिए या पता नहीं 15 जितने दिन के लिए अब आपने अपने जाएं, घरों में मिलाएं, और फिर आपने फ़लाँ ने फ़लाँ रिपोर्ट करना है, फ़लाँ ने फ़लाँ जगह, फ़लाँ की फ़लाँ छावनी है, या फ़लाँ जो भी इनकी पोस्टिंग थी, जो भी थी। ये कहते हैं सारे तो चल पड़े, तो मैं बैग उठा के सोचूं कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि हेडमास्टर साहब को खबर देता हूँ। तो मैं लाहौर आया तो पता चला हेडमास्टर साहब फौत हो गए हुए। कहते फिर मैंने सोचा कि मैं अपने गांव जाता हूँ, पीछे खबर लेता हूँ। थोड़ी सी ज़मीन भी थी, जो भी था वो कौन ले गया, क्या बना क्या नहीं बना। वर्दी उस ज़माने में वर्दी ये पहनी हुई थी और उसी में ये वहाँ चले गए। वहाँ ताउन की वबा फैली हुई थी। तो जब ये गए तो एक बहन इनकी वहाँ थी छोटी, वो ब्याही हुई थी उस गांव में। वो रोना शुरू हो गई कि तुम क्यों आ गए हो, तुम माशाल्लाह अगर बच गए थे तो यहाँ तो ताउन फैला हुआ है, या तुम्हें ये ना हो जाए वो ना, जो भी है। कहते हैं कि खैर गांव वाले मेरे से बड़ी अच्छी तरह मिलना शुरू हो गए, क्योंकि अब मैं अफसर लग गया था, या जो भी उस ज़माने में मुसलमानों के तो औलाद कोई नहीं थे, तो अंग्रेज़ों के अंडर। एनीवेज वो कहते कि अभी मुझे पहला रात या दूसरी रात थी तो एकदम शदीद बुखार हुआ और जोड़ सारे जुड़ गए। मेडिकली मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सका, या मुझे वो लेप्रेसी लगती है शायद, ये उस इलाके में गए थे उधर तो लेप्रेसी थी। क्योंकि वो कहते हैं कि वो कोई हकीम भी आया, उसने कहा कि ये प्लेग नहीं है, ताउन नहीं है,
लेकिन ये कोड़ है, कोड़ लेप्रोसी को कहते हैं, क्योंकि इनके जख्म जिल्द पे होना शुरू हो गए और उनके ऊपर वो आग लगा के उसने शायद देखी, तो उसने, इन्हें आग ही नहीं महसूस हुई, जलन नहीं हुई, उसने कहा ये कोड़ है, ये सारे गांव में फैल जाएगी। तो कहते मैं उठ बैठ ही नहीं सकता था, तो वो गांव वालों ने डंडे बांस के ला के, उसी टीले पे गांव था जहां कभी हवेली थी 7 नस्लें पीछे, उन्होंने बांस के डंडों के साथ इनको नीचे फेंक दिया, रोल कर दिया कि तुम जाओ, तुम बीमारी ले आओ हमारे गांव में, बीमारी फैल जाएगी। और ऊपर से कोई गांव के जो बच्चे बाले थे वो पत्थर मारना शुरू हो गए या पता नहीं क्या करना शुरू हो गए, ये यहाँ से दूर हो जाए। दादा कहते हैं कि दूर एक गांव के परे अभी भी वो जगह है, वहाँ एक कब्र थी, एक छोटा सा जखीरा था दरख्तों का, गांव से कोई 1 फरलांग के फासले पे, 200-300 यार्ड्स पे खेत ही थे, वो नाले डेक के साथ था। वहाँ एक कब्र थी, लोग कहते थे 800 साल पुरानी है, सैयद की कब्र है। कोई कहता था ये महमूद गजनवी के साथ जहाद में आए थे, कोई कहता था अहमद शाह अब्दाली के साथ है, ये सैयद की कब्र मशहूर थी। और कोई उन्हें शौकत शाह, कोई शाकिर शाह वली कहते थे, 3-4 नाम थे, लेकिन ये पता था कि ये कोई सैयद हैं जिनकी कब्र है। शाकिर शाह बुखारी नाम भी मशहूर था उनका। और वहाँ की उस जगह की करामत ये थी कि जितना मर्जी सैलाब आता था, हालांकि वो जगह नशेब में थी, एक तो वहाँ वो स्लांट है शायद, वहाँ पानी नहीं रुकता था, और एक वो कब्र नहीं बहती थी, हालांकि मिट्टी की कब्र थी। तो गांव वालों के लिए ये बड़ी करामत थी या जो भी था, लेकिन कुछ लोग उस जगह को मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। वो कहते हैं उन बच्चों के वो पत्थरों से और गांव वालों से बचने के लिए मैंने क्रॉलिंग तो मुझे आती थी एज ए आर्मी ऑफिसर, तो मैं क्रॉल करता 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 मैं उस कब्र पे आ गया कि अब मैंने मरना ही है, तो मैं यहाँ अपने वक्त गुजारता हूँ। कहते अगले दिन गांव में से एक मौलवी साहब आए, क्योंकि वो मिक्स गांव था, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। तो कहते हैं वो मौलवी साहब जो मस्जिद वाले थे कोई, वो आए, उन्होंने मुझे दूर से आवाज़ दी और एक प्लेट और गिलास सिल्वर का उन्होंने रखा, और उन्होंने मुझे कहा कि फ़िरोज़ मैं दिन में एक बार आऊँगा, इसमें पानी डालूँगा और ये रोटी रखूँगा, लेकिन शर्त ये है कि जब मैं गांव पहुंच जाऊं तब तुमने करीब आना है, तो मेरे करीब नहीं आना। कहते मैं उन्हें क्या कह सकता था, फिर वही हुई, वो डाल के चले गए। मैंने क्रॉल करना और उस रोटी सालन तक पहुंचना और वो पानी का एक गिलास पीना, और फिर क्रॉल करते करते वापस उस कब्र से आगे टेक लगा लेनी और पड़े रहना, शदीद बुखार और उसी हालत में। तो कहते हैं कि एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मेरे उस प्लेट तक जाने से पहले कोई कौवा आ गया, मैंने पानी पी के आ जाना। 7वां दिन था, वो कहते हैं कि एकदम मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया, मुझे लगा कि शायद पूरे आसमान पे अंधेरा हो गया और कोई बहुत बड़ा परिंदा है या उकाब है या कोई बला टाइप चीज़ है, और वो बरगद का दरख्त था, बोर्ड जिसे आप लोग कहते हैं, अभी भी वहाँ है वो दरख्त। तो कहते हैं कि मैं उससे टेक या लगा के बैठता, उस ही कब्र थी वो। तो मुझे ऐसे लगा कि इस दरख्त के इससे भी बड़ा है ये कौवा या पता नहीं क्या चीज़ है, इतना बड़ा उसका। तो दादा का ये कहना था कि मैं 7 दिन बस दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे ये होता था कि वज़ू तो मेरा है नहीं, तो दुरूद ही मुझे आता, मैं दुरूद पढ़ता था। कहते अब मैंने दुरूद तेज़ कर दिया, लेकिन उस चीज़ की इतनी हैबत थी और मैंने ये सोचा कि ये मैं मौत है, ये मेरी, ये इज़राइल है या ये मौत मेरी आ गई है। तो मैंने और बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ना शुरू किया, तो मेरा शायद पेशाब भी खता हो गया, लेकिन शदीद तकलीफ़ थी मेरी। जब अचानक कहते हैं कि वो मैं यही वेट कर रहा था कि अब ये परिंदा या जो चीज़ है शायद ये मुझे मेरे पे झपटेगी या क्या बला है ये, और अंधेरा हो रहा है हर तरफ। तो अचानक कड़के की आवाज़ जैसे कोई कड़क के बोला, तो मैंने देखा है वो कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने, उनके हाथ में छड़ी थी। मैं इसे हेलुसिनेशन कहता हूँ, मेडिकल साइंस से हेलुसिनेशन कहेगी या विजन हुआ उन्हें। तो कहते हैं कि बुजुर्ग थे दाढ़ी वाले सफ़ेद, और उनके हाथ में एक छड़ी थी, उन्होंने बड़े गुस्से से वो छड़ी से पता नहीं दफ़ा हो जा कहा है या कुछ कहा है,
मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आवाज़ में इतना जलाल और हैबत थी कि मैं भी लरज़ उठा। कहते वो चीज़ एकदम से मेरे सामने ऐसे हुआ जैसे कि वो बिल्कुल राख हो के गिर गई या कुछ भी नहीं रहा, और हर चीज़ रोज़ रोशन की तरह हो गई। तो मुझे उन्होंने गुस्से से वही छड़ी मेरी तरफ करके कहा खड़ा हो। तो मैं तो खड़ा नहीं हो सकता था, मेरे जोड़ बिल्कुल हर चीज़ मेरी जुड़ी हुई थी, तो मैं नहीं उठा। तो उन्होंने दोबारा इतने गुस्से या जलाल से कहा कि मैं कहता हूँ खड़ा और भाग जा। कि वो जितने जलाल से उन्होंने कहा मेरा दोबारा पेशाब खता हो गया, लेकिन मैंने इतना उन्हें कहा जी मैं तो नहीं खड़ा हो सकता। उन्होंने कहा भाग जा, सब खैर है, तू भी भाग जा, आज से किसी का दिल ना दुखाना और सैयद की इज्जत करना। कहते मैं कांपी जा रहा था जब उन्होंने दोबारा एकदम से शायद मेरे थपकी दी या क्या किया और कहा कि जाओ 5 सितारे होंगे, रहती दुनिया तक खैर होगी, लेकिन किसी का दिल ना दुखाना और सैयद की इज्जत करना। कहते हैं कि वो इतने जोर से उन्होंने मुझे कहा कि मैं भाग पड़ा, कुछ देखे बगैर मुझे खौफ आ रहा था, और बड़ी दूर जाके मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे वो भी नजर नहीं आए, लेकिन मैं इस स्पीड से भाग रहा था कि भागते भागते मैं वो टिब्बा चढ़ गया या वो टीला चढ़ गया गाँव वाला। आगे लोग इकट्ठे हो गए, गाँव इकट्ठा हो गया। वो कहते मेरी बहन भी रोती आ गई, बहनोई, वो लोग देखें हैरान हो गए कि ये इसको बीमारी छोड़ गई है। ये कॉन्सेप्ट गाँव में होता है कि अगर बीमारी चली जाए, वो कहते हैं कि बस अब इसने मर जाना है। जब बीमारी चले जाती है तो 24 घंटे में बंदा मर जाता है, इसको बीमारी छोड़ गई है। कहते हैं अब वो मौलवी साहब भी आ गए सारे, वो मुझे कोई मशवरे दें, वो कहे तुम वुजू कर लो, तुम नहा लो, तुमने मर जाना है। कहते मैंने 7 दिन बाद नहाया भी, वो बहन मेरी रोई जाए। मैंने 1-2 दिन माँ गुजारे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, और मैंने अपना बैग उठाया। तो वो ठीक हो गए, भागे जब तो ठीक हो गए, वो उसी वक्त ठीक हुए वहाँ पे, और वहाँ आ गए। तो अब इसको अब मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद उन्हें कोई बड़ा बुरा ड्रीम आया जो उनके माइंड पे था, वो कोई साइकी के पेशेंट थे। हम आज ये एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो बाद की लाइफ है वो इसको मैनिफेस्ट नहीं करती। उन्होंने जाके अपनी सर्विस ज्वाइन की, वहाँ से उन्हें जल्दी रिटायर या पता नहीं रिटायरमेंट मिल जाती थी कि जंग खत्म हो गई या क्या होता था, मुझे नहीं पता। लायलपुर ज़िला गवर्नमेंट ने बनाना शुरू किया, गोरों ने, उधर जंगल था सारा, तो इन्हें घोड़ा भी मिला हुआ था, घोड़ी मिलती थी पता नहीं किसी अफसर को। तो ये कहते हैं कि मुझे अंग्रेज़ अफसर ने कहा कि फिरोज़ तुम सुबह से लेके सूरज गुरूब होने तक जितने एरिए में तुम घोड़े में कवर कर लोगे इस जंगल को, वो हम तुम्हें अलॉट करते हैं, लेकिन इसको आबाद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस दौरान इनकी शादी भी हो गई थी, कोई एक आध बच्चा था छोटा सा, तो अब एक बंदा जंगल सारा कहाँ से आबाद करेगा। तो वो कहते हैं कि जितना भी वो एरिया मुझे मिला, फिर दादा ये आफ्टर फ्यू ईयर्स ये आए पीछे, वहाँ बहुत गुर्बत थी, लोगों की आपस में ज़मीनें बहुत डिवाइड हो गई हुई थी, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी उस पूरे इलाके में। ये वहाँ से लोगों को अपने साथ वहाँ लाए और 5 गांव आबाद किए। राजपूत थे सारे उधर, या जो भी उन्हें लाते गए, वो ज़मीन उनके नाम लगवाते गए, अपने पास 1 मुरब्बा या पता नहीं कितनी रखी। 5 बेटे अल्लाह ने दिए, 5 को उस ज़माने में भी उन्होंने पढ़ाया, खुद मेहनत की, खेती बाड़ी की। अंग्रेज़ों ने उन्हें नंबरदार लगा दिया जो उस ज़माने में उस इलाके का होता था, लेकिन 5 बेटों को उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर तक एजुकेशन मास्टर्स, बड़े तायाबू मेरे वकील बने बहुत बड़े, फैसलाबाद में चौधरी जलाल खान एडवोकेट, उन्हें लाला कहते थे। दूसरे भी लाहौर में पोस्ट हुए, पोस्ट मास्टर ऑफिस में। तीसरे तो डीसी कमिश्नर या डिप्टी पता नहीं कलेक्टर कहते थे उस ज़माने में, मुल्तान रिटायर हुए। शफी ज़फ़र साहब, ये वसी ज़फ़र साहब के भाई जो वज़ीर कानून है। चौथे फूड में थे, तो महकमा फूड में वो भी सारी एजुकेशन सबको कराई। और मेरे वालिद साहब सबसे छोटे थे, प्रोफेसर BA चौधरी या बशीर अहमद चौधरी कहते हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उस वक्त पहले उन्होंने ICS भी किया, फिर वो अलहदा एक कहानी है। तो दादा 7वीं नस्ल थे। तो ये कहानी वो जाते हुए अपने बच्चों को, और जो बड़े पोते थे पोतियाँ थे उन्होंने इसे सुनाई। मैंने जो सुनी है, हो सकता है मेरे बड़े कजन्स मेरे से डिसएग्री करें इस कहानी में, या वो लड़े कि तुमने क्यों किया, ये ऐसे नहीं था वैसे। मुझे जहाँ जितनी मेरे तक पहुँची, जिसमें मेन क्रक्स है वो बात है उसकी, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की आह ना लें। ये 7 नस्लें फिर जाती है। अगर आप रास्ते ले रहे हैं वो सारा कुछ ही साथ आएगा ना।
القرآن خلق الإنسان علمه